हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी की परीक्षा से रिलेटेड आगे का टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम गुणसूत्र और कोशिका विभाजन क्या होता है उसे समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे जो प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए, उसमें काफ़ी वीडियो डाली गई है, जिसमें जीव द्रव्य से लेके आपका कोशिका सिद्धांत सारी चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं। ठीक है, तो आपको वो देखना चाहिए। और आप यदि यहाँ तक पहुँचे हैं और प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप सीरीज़ से देखिए, एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया जा रहा है। आज का टॉपिक है आपका गुणसूत्र और कोशिका विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणसूत्र और कोशिका विभाजन क्या होता है? तो गुणसूत्र, सबसे पहले गुणसूत्र देखेंगे। गुणसूत्र सभी वनस्पतियों और प्राणियों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे नुमा पिंड होते हैं। ठीक है, तो वनस्पतियों और प्राणियों की किस में पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में। और केंद्रक में क्या? धागे नुमा पिंड होते हैं, जो आनुवंशिक गुणों DNA को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं। यानी जो आपका DNA है, DNA क्या है? आपका एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाते हैं? गुणसूत्र लेके जाते हैं। आगे इससे रिलेटेड अब वैज्ञानिक पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट, तो आप इसे नोट कीजिएगा, रफ कॉपी बना लीजिए एक उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी करके। जो हमारी क्लास है उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको लगते हैं उसको नोट कीजिएगा। वॉल्थर फ्लेमिंग, इन्होंने 1882 में सबसे पहले कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटीन धागों को देखा था। ठीक है, ये धागे किसके थे? क्रोमेटीन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटीन धागों को देखा था किसने? वॉल्थर फ्लेमिंग ने। विल्हेल्म वॉन वॉल्डेमेयर, इन्होंने 1888 में सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। यानी 6 साल बाद विल्हेल्म वॉन वॉल्डेमेयर आए, उन्होंने कहा कि इस क्रोमेटिन धागों को उन्होंने क्या कहा? गुणसूत्र का। वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, उन्होंने 1902 में वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। तो आपसे पेपर में बन सकता है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। ठीक है, यदि आप उत्तराखंड LT की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें, वो भी साइंस साइट के लिए। ठीक है, क्योंकि साइंस साइट में आपका जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पूछता है, तो उसमें आपका ये भी पूछा जाएगा, उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार गुणसूत्र ही आनुवंशिक सामग्री के क्या होते हैं? वाहक होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। अब आकार की बात करते हैं। गुणसूत्रों का आकार केवल कोशिका विभाजन, मुख्यतः मेटाफेज या एनाफेज अवस्था के समय ही स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ठीक है, सामान्यतः इनकी लंबाई 0.5 से 30 माइक्रोमीटर और व्यास, इनका व्यास कितना होता है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर के बीच होता है। ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी आप नोट कर सकते हैं। पौधों के गुणसूत्र जंतुओं के गुणसूत्र की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, पौधों के जो आपके गुणसूत्र है वो जंतुओं की तुलना में कितने होते हैं? बड़े होते हैं साइज में। संरचना की बात करते हैं। एक सामान्य गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था में निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। तो अब आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये आपका क्या है? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, धागे नुमा, और लास्ट में ये आपकी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये किस से, इसके जो भाग हैं कैसे कैसे बना होता है उसको देखिए। ठीक है, पहला है आपका क्रोमेटिड। क्या है? क्रोमेटिड। कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक गुणसूत्र 2 समान धागेनुमा संरचनाओं में बटा हुआ दिखाई देता है, जिन्हें हम क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं। उसके बाद है आपका सेंट्रोमियर, वह बिंदु जहां दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय तर्कतंतु, स्पिंडल फाइबर्स यहीं आकर जुड़ते हैं। उसके बाद है आपका क्रोमोनिमा, गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले बहुत पतले कुंडलित धागेनुमा भाग को हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमा कहते हैं। उसके बाद है टेलोमियर, गुणसूत्र के दोनों सिरे को टेलोमियर कहते हैं। यह गुणसूत्र को एक दूसरे से चिपकने से रोकता है। ठीक है, दोनों के जो हेड होंगे उसको क्या कहेंगे हम? टेलोमियर, और यह गुणसूत्र के एक दूसरे से चिपकने से रोकता है। फिर आपका पेलिकल और मैट्रिक्स, गुणसूत्र के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके अंदर भरे तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। हालांकि आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसे स्पष्ट नहीं मानते।
ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट लाइन। उसके बाद है आपका टाइप्स बेस्ड ऑन शेप, कैसे कैसे टाइप के होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है? सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है और ये वी आकार के दिखते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है? सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हटकर होता है और ये किस प्रकार के दिखते हैं? एल आकार के दिखते हैं। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर के किनारे बहुत करीब होता है, ये जे आकार के दिखते हैं। और टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर बिल्कुल सिरे पर होता है और ये आई या छड़ के आकार के दिखते हैं। छड़ यानी आपका आयरन रॉड मान सकते हो। ठीक है आप, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन गुणसूत्र का प्रकार नहीं है करके पूछ देगा। ठीक है, तो आपको 3 इनमें से दे देगा, कोई एक दूसरा दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गुणसूत्र का प्रकार नहीं है करके। ठीक है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आगे है आपका सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन क्या होता है? एक पुरानी मात्र कोशिका का विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करना। डिवीजन आपको पता है कि जब टूटेगा और नई कुछ चीज़ें बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? डिवीजन कहेंगे। और सेल डिवीजन की बात करते हैं तो कोशिका का विभाजन होगा। ठीक है, और नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा, कोशिका विभाजन कहलाता है। यह जीवों की वृद्धि किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत जरूरी है। वृद्धि के लिए, विकास के लिए और प्रजनन के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, तो इससे संबंधित साइंटिस्ट कौन है? रुडोल्फ विर्चो। कौन है? रुडोल्फ विर्चो। इससे पहले भी हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, इन्होंने 1855 में कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। किसने कहा था? जिसका अर्थ है कि नई कोशिकाएं हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती है। नई सेल्स कैसे बनेंगे? जो पुराने सेल्स हैं आपके, वही जब टूटेंगे तब क्या बनेंगे? नई सेल्स। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, फिर है वॉल्थर फ्लेमिंग। इन्होंने जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन, समसूत्री यानी माइटोसिस की खोज की। एडवर्ड वॉन बेनेडन और ऑस्कर हर्टविग, इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की खोज की और वर्णन किया। और आपका है फॉर्मर और मूर, इन्होंने 1905 में मियोसिस शब्द दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, नोट कीजिएगा। अब है आपका कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन क्या होता है? अमाइटोसिस क्या होता है? यह एक अविकसित और सरल प्रकार का विभाजन है। इसमें केंद्रक बिना किसी जटिल प्रक्रिया, कोई भी जटिल प्रक्रिया नहीं होती, जैसे गुणसूत्रों का बनना, के सीधे 2 भागों में बढ़ जाता है और फिर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में भी बढ़ जाता है। कहाँ होता है फिर ये होता है आपका जीवाणु, यीस्ट, अमीबा जैसे एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेलों में ये होता है। तो आपसे पूछ सकता है पेपर में कि जीवाणु और यीस्ट में या जीवाणु यीस्ट जैसे एक कोशिकीय पौधों, जंतुओं, ऐसे में क्या बोलते हैं आपका? कौन सा विभाजन होता है? तो क्या होता है? असूत्री विभाजन। क्या होता है? असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। इसे कायिक विभाजन, सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यह जीवों की वृद्धि और मरम्मत के लिए कायिक कोशिकाओं, शरीर बनाने वाली कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। समसूत्री विभाजन किसके लिए है? जीवों की वृद्धि और मरम्मत के लिए। ठीक है, इसमें एक मात्र कोशिका से 2 समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर 2n ही रहती है। इसकी मुख्य अवस्थाएं हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो आपसे पूछ सकता है कि समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं हैं? 1, 2, 3, 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, फिर आ गया आपका अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम मियोसिस भी कहते हैं। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं, यानी जनन कोशिका आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, में होता है, जो शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु, एग बनाते हैं। इसमें एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती। कितनी? 4 संतति कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी n रह जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद नर और मादा के गुणसूत्र मिलकर वापस सामान्य संख्या 2n बना लेते हैं। ठीक है,
यह 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री 1 यानी मियोसिस 1 और जिसमें गुणसूत्र आधे होते हैं, और अर्धसूत्री 2 यानी मियोसिस 2 जो समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है जिससे जीवों में आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशंस आती है। ठीक है, यह आप देख सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में आप देख सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और एंड रिजल्ट क्या हुआ आपका 2n। और इधर आप फिर मियोसिस में देख सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और एंड रिजल्ट है जो आपका मियोसिस 2 होगा, उसमें क्या हो जाएंगे सारे आपके n। और ये लास्ट में आपस में क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमेट सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 2। ये आपकी क्या होंगी, जनन कोशिकाओं में जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका कमेंट हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।